सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने शिक्षण अभिक्षमता, विशेषताएं, विचारधाराएं और स्तर तथा शिक्षण प्रक्रिया में एक दूसरे को प्रभावित करने वाले वेरिएबल्स यानी चरों का अध्ययन किया था। आज हम अगले लेक्चर में एक अन्य शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित टॉपिक ही पढ़ेंगे जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसको पढ़ने से पहले जरा सा हम अपने इस लेक्चर को उस लेक्चर से कनेक्ट करने का अगर हम प्रयास करें तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि इतनी बातें यानी शिक्षण का अर्थ, विचारधाराएं, विशेषता, स्तर और चरों को पढ़ने के बाद इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि शिक्षण मात्र किसी विषय पर लेक्चर देने भर से पूर्ण नहीं होता। शिक्षण अधिगम करवाता है। तो अधिगम हमने जाना है कि अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है, यानी शिक्षण के माध्यम से हम एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कारित होने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बालक का कोई स्वभाव, कोई व्यवहार पूर्व में था, अब वह व्यवहार स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाए, ये कोई आसान प्रक्रिया तो नहीं है। बालक अपने व्यवहार को क्यों बदले? तभी वह अपने व्यवहार को बदल सकता है जब वह किसी तथ्य, किसी सूचना, किसी बात को जानेगा, जानकर समझेगा, समझकर ये बात उसे पता चलेगी कि यह बात, विषय, विचारधारा, तथ्य, सिद्धांत मेरे लिए उपयोगी है, मेरे अच्छे जीवन जीने के लिए उपयोगी है। तब वह उसे अपने कार्य रूप में धारित करते हुए अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर लेगा। ये बात हो गई। तो इस प्रकार से बालक के इस पूरे रूप परिवर्तन, इस पूरे व्यवहार परिवर्तन को देखते हुए शिक्षण यानी पढ़ाते समय कुछ उद्देश्य बनाए जाते हैं। उन उद्देश्यों के आधार पर ही शिक्षण अपना पूरा लेक्चर मैनेज करता है, पूरा कंटेंट मैनेज करता है। उसी आधार पर वह लेक्चर देता है, उसी आधार पर वह उदाहरण देता है, उसी आधार पर वह होमवर्क देता है और उसी आधार पर बच्चों का से प्रैक्टिकल करवाता है। यानी शिक्षण के यानी पढ़ाने के बाद बालक के व्यवहार परिवर्तित हो जाए, उस व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए जो उद्देश्य बनाए जाते हैं उसे हम शिक्षण उद्देश्य बोलते हैं। अब इन शिक्षण उद्देश्यों को क्रम में विभाजित करें कि कौन सा पहले रखा जाएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, इसको हमने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण कहा है। और इस पर जिस मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण काम किया वो व्यक्ति थे बेंजामिन ब्लूम साहब। समय था 1956 का। तो बेंजामिन ब्लूम साहब ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। ये शिक्षण उद्देश्य यानी इनकी ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो भी संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, संज्ञानात्मक का मतलब सिर्फ सूचना दे देना भर से नहीं। जब मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास पढ़ाया था तो मैंने सिर्फ जीन पियाजे पढ़ाकर खानापूर्ति नहीं की। मैंने पहले संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक का अर्थ बताया था, उसके बाद आपको मैंने उद्देश्य और पियाजे के बारे में चर्चा की थी। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब था कि संवेदी अंगों के माध्यम से, संज्ञान का मतलब संवेदी अंगों के माध्यम से सूचना ग्रहण करके उस पर चिंतन करना। यानी बालक देखेगा, देखकर समझेगा और समझने के बाद उपयोग करेगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में इस प्रक्रिया के उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था की गई है। ऐसा आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की एक पदानुक्रमिक व्यवस्था है।
बेंजामिन ब्लूम साहब ने 1956 में शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं जाने तो पहली ज्ञानात्मक कहा, दूसरी भावात्मक कहा, तीसरी मनोगत्यात्मक कह लीजिए या क्रियात्मक कह लीजिए या कौशलात्मक कह लीजिए। क्यों इस तीनों का जो वर्गीकरण है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये उसी आधार पर है कि पहले बच्चा ज्ञान जानेगा, जानने के बाद कुछ अपने अंदर आत्मसात करेगा और आत्मसात करने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आएगा। यही बात ध्यान में रखी गई। अब इस पूरी बात को ध्यान में रखते हुए इसका और सटीक विश्लेषण किया जाए और इसको हम विश्लेषित करते हुए एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़े तो एक श्रेणी का हम प्रॉपर एनालिसिस करना बनता है, जिसको हम जानना चाहिए और इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, रटने के प्रयास में मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे उदाहरण वाले आते हैं जो आपको थोड़ा सा फंसा सकते हैं, इसलिए समझने का प्रयास करिएगा। तो पहली श्रेणी की अगर हम बात करें तो ज्ञानात्मक श्रेणी है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्यों को इनकी जटिलता के आधार पर, भाई किसी को कोई सूचना देना, बोल दिया मुझ से बस वो सुन लेगा, ऐसा तो होगा नहीं भाई। अपने तथ्य को आपको ऐसा रोचक तरीके से बताना है कि वह सुने उसके लिए उपयोगी हो। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों की जटिलता के आधार पर इसे 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ज्ञान, बोध, अनुपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। एक एक को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्तर पर कौन सा है या सबसे निम्न स्तर का इसे हम बोलते हैं। सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्यों का सबसे पहला जो उद्देश्य है या जो पहला पद है वह है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान मूल रूप से जब आप कोई जानकारी प्रदान कर रहे होते हैं, जब सबसे पहली बार आप बच्चे को कोई बात बता रहे होते हैं, तो वह बात बताते समय आप प्रयास ये करते हैं कि बच्चे को यह तथ्य, यह परिभाषा, यह सिद्धांत याद हो जाए। ऐसे तरीके से आप बताने का प्रयास करते हैं। पहली बार में ही आप ऐसा एकल प्रयास का नियम करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो एकल गुथरी का नियम मैंने आपको जब बताया था, तो उसी तरीके से नहीं, पहली बार में ही आप ऐसा इफेक्टिव बताने का प्रयास करते हैं कि उसी समय बच्चे को वो बात याद हो जाए। ठीक, छोटा सा अगर उदाहरण लें तो सबसे पहले बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग ये रटाया जाता है, याद कराया जाता है। भले वो एप्पल देखकर अभी ये ना जान पाए कि यही A फॉर एप्पल है, अभी पहले लेवल पर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रटाया जाता है, यानी सांकेतिक रूप से जो ज्ञान ने कहा था उसका संबंध यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर ज्ञान में आपने जो भी तथ्य, सिद्धांत, परिभाषा बताई है उसका संबंध सीधे स्मृति से है या मूल रूप से जानकारी को याद कराने से संबंधित है। याद हुई, उसको 1-2 बार कान में उसकी बात गई हुई है। दूसरा स्तर आता है बोध, अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड, समझना। अब अर्थ समझने की क्षमता, अनुवाद करना या व्याख्या करना। बालक को उसी जो पहले उदाहरण हमने लिया था उसी को अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो जब आपने अब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट बताया है, अब बालक के सामने जब वह अच्छी तरीके से समझ का जब लेवल आएगा तो वह एप्पल को देखकर बता देगा कि ये A फॉर एप्पल है, ये तो कैट है, C फॉर कैट है। यानी वो अपने भाषा में उसकी व्याख्या कर सकता है। अनुवाद करने की अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि बालक को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जहां पर बालक को अपने शब्दों में उसे व्याख्या करने के लिए कहा गया है, तो यह ज्ञानात्मक उद्देश्यों का कौन सा पद है। तो उदाहरण देना या अनुवाद करना या व्याख्या कर पाना, तब आप व्याख्या कर पाएंगे जब आप पुनः स्मरण कर पाएंगे। जब पहली बार बात आपको बताई गई थी उसका पुनः आपको मेमोराइज करना है और पहचान जाना है।
तो पुनः स्मरण, पहचान, अनुवाद करना, व्याख्या करना, अर्थ बता पाना, ये बोध पद का उदाहरण है या ज्ञानात्मक पक्ष का बोध लेवल, बोध स्टेप का बात है, यानी समझने की बात है। जब समझ जाएगा बालक तभी ऐसा कर पाएगा। तीसरा स्टेप क्या है? अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग का मतलब क्या है? उपयोग करने से समझ रहे हैं क्या आप? ठीक, तो अभी पहले जब आपने बच्चे को कुछ सिखाया है, सिखाने के बाद समझ गया है, तो वह उस विषय वस्तु का प्रयोग करना प्रारंभ करेगा और अमूर्त रूप से लिखा है, अमूर्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लाने से संबंधित है, जो सामान्यीकरण व निदान। अब वह आपके द्वारा बताई गई बात को कितना उपयोगी ढंग से प्रयोग कर पा रहा है, यह आपके प्रभावी शिक्षण पर निर्भर करता है। जितने अच्छी तरीके से आपने पढ़ाया समझाया होगा, उस तरीके से वह अपने व्यवहारिक जीवन में उसे उपयोग करेगा। ठीक भाई, अब आगे की बात करें तो अगला है चौथा, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या है? जब उसने सीखा, समझा और उपयोग किया, तो उपयोग करते समय पता चला कि उसने कोई फल था जो गोल शेप में था, तो उसको ए फॉर एप्पल देखा था, गोल शेप में उसके पास अमरूद भी रखा था या कोई और फल रखा था, उसे भी उसने वही कहा। तो जब उसने उस पूर्व में सीखे गए ज्ञान का जब उपयोग किया, तो उपयोग करते समय उसको जब कोई कमी हुई या कुछ गलती की, तो गलती करते समय वह क्या करेगा? फिर अपने प्रयोग किए गए ज्ञान को विश्लेषित करेगा कि मैंने आखिर गलती कहाँ की। यानी प्राप्त सूचनाओं को घटकों में विभाजित कर ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित है। अब इस लेवल पर बालक अपने किए गए कार्य व्यवहार का विश्लेषण करेगा या शिक्षक इस लेवल पर पढ़ाएगा कि बच्चे को बता दिया है, समझा दिया है, एक कोई प्रैक्टिकल करा दिया है, प्रैक्टिकल कराते समय गलती जो हुई है उस गलती को वह फिर से ध्यान में देखे और फिर अपने कार्य व्यवहार में संशोधन ले, तो वो एक एक बात को समझने का प्रयास करेगा। विश्लेषण यानी एनालिसिस का मतलब ये होता है घटकों में विभाजित करके, यानी उसको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ना। अगला संश्लेषण। संश्लेषण क्या है? जो भी सूचना आपने विभक्त की थी, उसको विभक्त करने के पश्चात क्या करेंगे? अब पूरी तरीके से आप एनालिसिस की और एनालिसिस करने के बाद आपने देखा कि अच्छा मुझे मेरी फला जगह पर गलती हो गई, तो अब उसको अगर आप या शिक्षक आपके लिए एक, देखिए ये व्यवहार परिवर्तन है ना, तो आपके लिए वह परिस्थितियां क्रिएट करेगा और शिक्षक को मार्गदर्शक कहा भी जाता है। तो अब ऐसी स्थिति क्रिएट करे जब बच्चा अपने कार्य व्यवहार की गलती समझ पाए, तो वह उस गलती को छोड़कर पुनः अपने पूर्ण व्यवहार को संगठित करे और फिर से वह कार्य व्यवहार करने लग जाए। तो अब स्थिति आ जाएगी संश्लेषण। देख करके जैसे सवाल उसने पढ़ा, मान लीजिए कोई परसेंटेज का क्वेश्चन था, उसने सवाल पढ़ा और पूरे एक एक पार्ट पढ़ने के पश्चात वो समझ गया कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा हमारा स्टेप हम इसका यूज़ करेंगे। तो यह लेवल हो गया संश्लेषण का। आखिरी है ज्ञानात्मक का सबसे उच्च स्तर मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन करना सबसे उच्च स्तर कहा गया है। ज्ञानात्मक पक्ष का जो सबसे उच्च स्तर है उसे मूल्यांकन कहा गया है और इसे निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर रखा गया है। इसे ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम पक्ष भी कहा जाता है। अब यह वह बात देखेगा कि उसने जो बात सीखी है, समझी है, उपयोग की है, उपयोग करने के बाद जो कमियां आई, कमियां दूर करने के बाद उसने फिर से पुनः अपने पूरी ताकत को संगठित किया, पूरे ज्ञान को समन्वित किया, वह उसके लिए कितना उपयोगी रहा। बात जरूर समझिएगा, क्योंकि इसी से आगे संज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष जुड़ेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी से भावात्मक पक्ष का जुड़ाव होगा। तो मूल्यांकन करने के समय वह जानेगा कि यह कार्य, व्यवहार या ज्ञान मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा। ये मूल्यांकन लेवल की बात हो गई। अगली बात आ जाती है, उसे हमने भावात्मक नाम दिया है।
भावात्मक में पहला पक्ष ये हुआ जब आपने बता दिया बात, तो उसको समझ में आ गई, समझने के बाद उसने उपयोग कर ली, उपयोग करने के बाद जो गलतियां आई थी उसका संश्लेषण करने के पश्चात, संश्लेषण करने के बाद वो जान गया कि यह ज्ञान मेरे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, तो पहला स्टेप आएगा भावात्मक। अब उसका ये जो भावात्मक पक्ष है वो अबौद्धिक विशेषताओं से संबंधित है। पहला जो था वो पूरी तरीके से मेंटल लेवल पर आधारित था, ये इमोशनल लेवल पर आधारित है। भावात्मक पक्ष जो है ये पूर्णतः आपकी अबौद्धिक विशेषताओं से संबंधित है, जिसमें बालक को ज्ञान विषय के प्रति रुचि, उसके प्रति, जैसे बच्चे कुछ कहते हैं कि गणित, अरे भगवान छोड़ो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, बहुत डर लगता है, ऐसी जो सोच है, ऐसा जो एटीट्यूड है, उसको बदलने का प्रयास किया जाता है। ये एक पक्ष होता है। इस पक्ष के माध्यम से शिक्षक बालक की अबौद्धिक विशेषताओं जैसे रुचि, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करता है। तो उसमें क्या क्या है? पहला स्टेप आता है ग्रहण करना या आग्रहण। सबसे पहली विषय वह यह देखता है कि सुनने की इच्छा, पहले से ही न डर जाए वह कि अरे फला विषय हम सो ही जाते हैं, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आएगा, बिना वजह हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना होते हुए कि पूर्व का ज्ञानात्मक पक्ष को आपने इस तरीके से विस्तृत किया है कि बालक में उसको सुनने की इच्छा जागृत हो गई। सुनने की इच्छा जागृत होने की स्थिति आपको पता कैसे लगेगी? पता ऐसे लगेगी जब बालक पूरी तरीके से चैतन्य होकर और ध्यान केंद्रित करके आपकी बात को सुन रहा होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि फला व्यवहार की स्थिति में बालक ज्ञान को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा अबौद्धिक विशेषता क्या है कि जब बालक गंभीरता से सुन समझ रहा होगा, तभी बालक आपके पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी देगा। प्रतिक्रिया, या इसे दूसरा स्टेप हम कहते हैं अनुक्रिया करना। कोई उद्दीपन के प्रति जो उद्दीपन था वह कितना संवेदनशील और कितना उपयोगी है, इस बात के लिए हम बालक को प्रश्नों के जवाब के माध्यम से उपयोगी बनाते हैं और एक अच्छी सहभागिता की इच्छा। कहा भी जाता है कि एक अच्छे क्लासरूम की क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, एक आप कौन सी विशेषता के आधार पर आप कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छी जीवंत क्लास है, तो उसे कहा जाएगा कि जहाँ पर छात्र शिक्षकों से प्रश्न पूछ रहे हैं और शिक्षक उसका जवाब दे रहा है। तो दूसरा प्रतिक्रिया करना। तीसरा क्या है? तीसरा है आकलन करना। ठीक है, आकलन करिए या मूल्य आकलन करिए। तो आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या होगा कि मूल्य, वह यहाँ पर मूल्य का मतलब जांचना नहीं, मूल्य का मतलब कितना उपयोगी होना। मूल्यवान कहते हो ना कि क्या मूल्य है इसका, तो मूल्यवान यानी जो हमारे लिए उपयोगी हो, पैसे से संबंधित नहीं है। हमें कोई बात व्यवहार जानना हमारे सामान्य जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वह हमारे मूल्यवान है, यानी मूल्य। और कहा जाता है इसको हम पूंजी से भी संबंधित कर देते हैं और उसको स्वभाव से भी संबंधित कर देते हैं। शिक्षा बिना मूल्य की एक जब बात आती है, तो जैसे अभी एक घटना हुई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गर्भवती हथनी को उसने एक फल में खिला दिया। तो जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा आपने क्लास 5th में पढ़ा था, लेकिन वो पढ़कर ख़त्म हो गई बात, उसको आपने आत्मसात नहीं किया, आप बढ़िया बोटी नोच रहे हो। तो क्या मतलब है? वो मूल्य नहीं रहा, यानी उस समय पर जो ज्ञान आपको, वह तथ्य आपको बताया गया, बताते समय, सुनते समय जो आपने अपना समय बिताया, उस समय का जो मूल्य है वह मूल्यवान है। यहाँ पर आकलन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब है कि मूल्यों को स्वीकार करना और निश्चित उसके लिए धारणा बना लेना, यानी सीखे गए ज्ञान का क्या महत्व है ये जानने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? प्रत्ययीकरण की बात होती है। प्रत्यय का मतलब क्या है? जब आप उस विषय की महत्ता को समझ चुके हैं, ज्ञान के महत्व को जानते हैं, तो विषयों की समानता और असमानता, कॉन्सेप्ट का अर्थ यही है कि ज्ञान का एक वर्ग, और उस ज्ञान के वर्ग के आधार पर आप दूसरे ज्ञान को उससे अलग या उससे समान
रखने का प्रयास या उससे संबंध को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तब बालक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगला, संगठन की बात जब कही गई तो संगठन में जब एक से अधिक तथ्य उसको बताए जा रहे होंगे और उन तथ्यों की क्या मूल्यता है, उन एक से अधिक मूल्यों को यानी समान मूल्यों को एक प्रणाली में संगठित करना, और एक प्रणाली में संगठित कैसे करेंगे, क्रम के आधार पर संगठित करेंगे, किसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, अभी एक मैं मूवी देख रहा था तो उसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण लगा, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कहीं से भी हमको सीखने की स्थिति में रहना चाहिए, अदरवाइज़ मत लीजिए। वहाँ पर एक व्यक्ति अपने जो गर्लफ्रेंड थी उसको कपड़े दिलाने ले गया था, कहीं पर कुछ था, तो वहाँ पर कोई बहस हो गई। तो उसने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी तो नहीं है, फिर तुम इसके लिए क्यों इतना लड़ रहे हो। तो उसने कहा ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन ये मेरी प्राथमिकता है, और ये मेरी प्राथमिकता है, इसके लिए मैं मार मूर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से जो कई सारे मूल्य हैं हमारे सामने, उन सभी मूल्यों को हम क्रम में रखने का प्रयास करते हैं, वह संगठन कहलाता है। यहाँ पर हम अपने पूरी सीखे गए ज्ञान को क्रम में रखते हैं कि कौन सा हम यहाँ पर फिलहाल प्रयोग करेंगे, कौन सा मूल्य की उपयोगिता है, कौन सा मूल्य को थोड़ा सा हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस आधार पर मूल्यों द्वारा आपका विशिष्टीकरण होगा और चरित्र निर्माण हो जाएगा, यानी मूल्यों को चरित्र का अंग बनाना या स्वभाव उस आधार पर आपका निर्मित हो जाएगा। जब आपने कोई बात तथ्य सीखी समझी है और इस आधार पर एकाग्र होकर सुना था और पूरी तरीके से उस पर चर्चा में शामिल हुए थे, और आपने देखा कि अच्छा ये बात तो बहुत अच्छी है, ये मेरे लिए तो बहुत उपयोगी है, उस आधार पर आप समझ गए कि यानी जो पहले मैं करता था वो गलत काम करता था, अब इसे मुझे सही से सुधारना चाहिए। और अब एक से अधिक अगर तथ्य आपको बताए जा रहे होंगे या मूल्य बन गए होंगे, उपयोगी आपके पास ज्ञान होगा, तो उसको आप क्रम में विभक्त करेंगे। ठीक है, यानी अभी आप मान लीजिए कि भोजन करना आपके लिए उपयोगी, आप ये जानते हैं, लेकिन भोजन के साथ साथ आपका पढ़ना कितना उपयोगी है ये भी आप जानते हैं। तो कब कहाँ पर किस चीज़ की उपयोगिता है उसका क्रम विभाजन आप स्वयं करते हैं। इसी आधार पर इसी प्रकार से आपका स्वभाव भी बन जाता है। तो ये था ज्ञानात्मक, और दूसरा पक्ष हुआ भावात्मक। जब चरित्र बन गया, स्वभाव में आ गया, देखिए सबका कनेक्शन अगले से है, वहाँ पर मूल्यांकन का संबंध यहाँ भावात्मक से है। तो उसी तरीके से यहाँ का जो आपका एक उस मूल्य को आप आत्मसात करते हुए हृदय में धारित कर चुके हैं। चूँकि मैं बता चुका हूँ ये बौद्धिक ना होकर के ये कैसा है, ये इंटेलेक्चुअल ना होकर ये इमोशनल पार्ट था। अब इमोशनली आप उससे अटैच हुए तो आपको तीसरा पार्ट जो है वो फंक्शनली यानी उसको कार्य रूप में उसका प्रयोग करना है, यानी मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक। अगला बात कहा गया, इसको कौशलात्मक पक्ष भी कहा जाता है। पहली बात है प्रतिरूपता। प्रतिरूपता क्या कहलाती है भाई? प्रतिरूपता यहाँ पर क्या होगा कि फिलहाल तो हम इस मनोगत्यात्मक या कौशलात्मक विकास में बालक के गामक योग्यताओं के विकास में से संबंधित रखते हैं। पहला शब्द ये है, पहला पद ये है इस कौशलात्मक विकास में या उपयोग करने की दिशा में, प्रतिरूपता यानी अनुकरण व पुनरावृत्ति। हम पूर्व में बताई गए बात को और पूर्व में सीखे गए ज्ञान को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और बार बार रिपीट करते हुए उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और एक हमारी इच्छा चेष्टा बन जाती है, इसे उत्तेजना भी कहा जाता है कि हम जैसे ही उस बात को देखते हो हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक, तीसरा है क्रियान्वयन, विषय के आधार पर कार्य का संपादन। ठीक है, जैसा भी आपने देखा समझा सुना है उसी अनुकरण करने की जो इच्छा है आपको, उसी आधार पर आप अपने कार्य को कर देते हैं। नेक्स्ट बात हो गई परिशुद्धता। परिशुद्धता माने नियंत्रण, शुद्ध अभ्यास व पुनर्निर्माण। नियंत्रण का मतलब है कि प्रत्येक कुशलता हेतु वांछित निश्चित ऊर्जा आपको जितनी है। देखिए क्या है कि आप में तो अपार शक्ति है, आपने बहुत सारी बातें सीखी हुई हैं, बहुत सारा ज्ञान सीखा हुआ है, लेकिन कौन सा ज्ञान कहाँ पर उपयोग करना है और कितनी मात्रा में उपयोग करना है वो आपके लिए परिशुद्धता। यानी जब आप उसका अनुकरण कर रहे होंगे और पुनरावृत्ति कर रहे होंगे और उस आधार पर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, कार्य कई बार कर भी रहे होंगे। जैसे आप मान लीजिए कि कोई MBBS की पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर वो उसको जब
मान लीजिए एमएस होता है और सर्जन बनता है, सर्जन बनने के बाद वह अपने सीनियर डॉक्टर्स को फॉलो करता है, फॉलो करने के बाद एक आध टाँका वाका काटने के लिए उसको दिया जाता है, टाँका काटने के बाद उसको अगला एक छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए दिया जाता है। तो धीरे धीरे उसमें क्या है कि उस अपनी शक्ति को कंट्रोल करने की बात जब आती है, नियंत्रण शुद्ध अभ्यास, नियंत्रित शुद्ध अभ्यास यहाँ पर होना चाहिए और पुनर्निर्माण, तो वो उसका जो बिहेवियर है वो फाइन होता चला जाता है और इसी तरीके से समायोजन हो जाता है। अब धीरे धीरे ऐसा करने से वह अभ्यस्त हो जाता है उस कार्य में और पूरी तरीके से, अच्छा ऑपरेशन है कहाँ का, हाथ का, चलो ठीक, लेटाओ अभी आता हूँ, उठा, दिन भर में 4-5 ऑपरेशन कर डाले। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक आप शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते आप बड़ी अच्छी तरीके से अपने विषयों को याद करते हुए, उपयोग करते हुए उसका प्रैक्टिकल करते चले आ रहे हैं, तो दिन भर में 3-4 लेक्चर लेना पड़ गया आपको, तो आप उबेंगे नहीं और आप क्या है कि अपने मन को, अरे यार बहुत हो गया, आप नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं करें। ठीक, तो यहाँ पर समायोजित हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं कि तो रोज़ का काम है और इसी तरीके से प्रकृतिकरण हो जाता है या स्वभाव बन जाता है। स्वभाव एक कार्य करने की विशेष शैली हो जाती है। लोग कहते हैं दिस इज़ माय स्टाइल, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, ये मेरा कार्य करने का तरीका है। तो इसी तरीके से ये पूरा जो अंतिम है कि एक विशिष्ट शैली बालक की बन जाए। बार बार क्यों शिक्षक कहता है कि तुम मेरे जैसा मत बनो, तुम अपने जैसा बनो, जैसे तुम हो वैसा बनने का प्रयास करो। तो कब तुम अपने जैसा बन पाओगे? जब तुमने ज्ञान को सीखा है, सीखने के बाद आत्मसात किया है, आत्मसात करने के बाद उसको कार्य रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हो। तो कैसे कैसे धीरे 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 अभ्यस्त होते हुए आप एक रंगबाज बन जाएंगे, आप खुद मठाधीश बन जाएंगे, आपकी अपनी एक विशिष्ट शैली निर्मित हो जाएगी, तब शिक्षण पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हुई और ये चर्चा थी आज की हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। पूरा कंटेंट तैयार है, शिक्षण उद्देश्य सूत्र पढ़ाऊंगा इसके बाद आपको, शिक्षण विधियाँ, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियाँ, प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, उनके बारे में भी चर्चा है। सूक्ष्म शिक्षण है, शिक्षण की अवस्थाएँ हैं, फ्लेंडर अंतःक्रिया है, सारी चीज़ों के बारे में बात आपको मैं बताऊँगा। और फिलहाल के इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।